Hello everyone and welcome to this session. This is a very important session. इस सेशन पे हम NTA UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो अब तक जो लास्ट वीडियो हमारे पास था वहां पर हमने 2004 के क्वेश्चंस को हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर भी उसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले फर्स्ट से लेकर 6th क्वेश्चन तक हमने कवर किया था, अब हम 7th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डिजीमेंटो से आप कोर्सेज को करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन जो है दिस इज ऑल्सो अ डिजिटल लॉजिक और डिजिटल लॉजिक में जो क्वेश्चन है व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हेन अ ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस इज इन द थर्ड स्टेट। तो मेजरली जब हम ट्राई स्टेट की बात करते हैं तो ट्राई स्टेट पे आपके पास 3 आउटपुट आपके पास होते हैं। पहला that is called as logic high, the second one is called as logic low and the third one is called as high impedance. तो जब हम अपने थर्ड स्टेट की बात करते हैं so the third state of high impedance the output of the port is either 1 or you can say it is 0. जब भी आपके पास हाई इंपीडेंस की बात होती है, हाई इंपीडेंस का मतलब क्या है, दैट अ पॉइंट इन अ सर्किट अलाउज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द यूनिट, राइट। यानी कि जो भी आपका करंट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, राइट। इसी क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग, यही इस क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं कि जो आपके पास ट्राई स्टेट आपके पास होती है तो उस समय पर उनकी जो थर्ड स्टेट होती है वहां पर क्या होता है और क्या उसको बोलते हैं। सो थर्ड स्टेट को हम बोलते हैं हाई इंपीडेंस और हाई इंपीडेंस का मतलब है कि इट ड्रॉज लो करंट, राइट। सो दैट इज व्हाई इस केस में द करेक्ट आंसर विल बी ए जो है वो इसका सही आंसर है। आप इसकी पूरी डेफिनेशन भी आप यहां से देख सकते हैं जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आप ताकि आप देखना चाहते हैं तो जो प्रॉपर स्टेट है आप सभी स्टेट को देख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेट जो है आपके पास दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक हाई, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज लॉजिक लो एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज हाई इंपीडेंस स्टेट। ओके, तो उसकी डेफिनेशन आप इसको देख सकते हैं, बट दिस इज समथिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज विकिपीडिया का पेज है, यहां से भी आप देख सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स द हाई इंपीडेंस मीन्स that a point in a circuit allows a relatively a small amount of current through per unit of applied voltage at that high, right? You can see all the definition, but the only thing that is important is कि उस केस में आपके पास small amount of current आपके पास आता है। Okay, now let us see the next question. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो भी डिजिटल लॉजिक के ऊपर है। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज that an example of a connective which is not associative, right? हमें पता है कौन सा ऐसा हमारे पास लॉजिक है जो कि एसोसिएटिव नहीं है। देखो हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास आती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। जैसे आपके पास एसोसिएटिविटी हम लोग देखते हैं। अब जो एसोसिएटिव की बात करते हैं, जब आप एंड की बात करते हैं या फिर आपके पास और है या फिर आपके पास एक्सॉर है, ये तीनों जो है वो एसोसिएटिव है, राइट। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिविटी? तो वर्ड इज एसोसिएटिविटी, राइट। जब भी मैं एंड की बात करेंगे, राइट, कहने का मतलब है कि अगर मैं ए एंड बी एंड सी, जो ब्रैकेट्स अगर हमारे पास आते हैं तो विच इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, राइट। इसका मतलब क्या है कि पहले बी इनकी जो प्रायोरिटीज है वो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हाई है। तो जब भी एंड है, एंड इज एसोसिएटिव, एंड इज एसोसिएटिव। उसी तरीके से अगर मैं और की बात करता हूं, और इज ऑल्सो एसोसिएटिव। यानी कि इफ आई से ए प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये जो है दीज आर ऑल्सो एसोसिएटिव। इवन अगर मैं XOR की बात करता हूं, दिस XOR इज ऑल्सो एसोसिएटिव। यानी कि A XOR B XOR C is equivalent to saying that is A XOR B XOR C, right? तो ये जो है this is associative। लेकिन जब मेरे पास NAND की बात आती है, राइट, या फिर अगर आपके पास NOR अगर आपके पास है, these are not associative। ये associative, it is not associative, ये associative नहीं है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूं that we have A plus और instead of saying right A dot B
डॉट सी, इन दोनों का अगर मैं NAND करूंगा, ठीक है, सो इट इज नॉट इक्वलेंट टू सेइंग दैट इज A डॉट B डॉट C, राइट। तो ये जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। इसको आप इसके लिए एक ट्रुथ टेबल भी आप बना सकते हो, ट्रुथ टेबल से भी आप बता सकते हो दैट NAND इज नॉट एसोसिएटिव, वो यहाँ पर एसोसिएटिव नहीं है। ओके, एज अ टेबल आप इस टेबल को भी यहाँ से यूज कर सकते हो। सो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यू कैन यूज दिस पावर्स, और जो सिंबल आप यहाँ से यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं दैट इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। आप चाहें एंड को भी चेक कर सकते हैं और सेम नॉर के लिए भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बोथ आर नॉट एसोसिएटिव, राइट। सो डेफिनेशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव NAND, राइट। हम NAND और NOR की बात करते हैं, तो NAND एंड NOR बोथ आर एसोसिएटिव, वो कम्यूटेटिव हैं लेकिन वो एसोसिएटिव नहीं है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, राइट। NAND एंड NOR बोथ आर कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव हैं लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। ओके, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अबाउट हजार्ड्स। तो जब आपके पास हजार्ड होते हैं, राइट, तो हजार्ड जो है हमारे पास तीन तरह के हजार्ड हमारे पास होते हैं। पहला होता है विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक जीरो हजार्ड, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्टैटिक वन हजार्ड एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डायनेमिक हजार्ड। ओके, जब आपके पास एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक या फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट जब आपके पास आता है, वहां पर जो आपके पास हजार्ड है, जो वहां पर हजार्ड हो सकता है लेकिन जो हजार्ड है कंपैरेटिवली उसको सही करना दैट इज कंपैरेटिवली इजी, राइट। हमें बस कुछ और गेट्स को हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना होता है, उसके पास उसको हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास सिंक्रोनस आपके पास हजार्ड होते हैं कंपैरेटिवली, वो भी हम इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन जो थर्ड हमारे पास होता है विच इज असिंक्रोनस हजार्ड्स, राइट, उस केस में हमारे पास ये सबसे ज़्यादा ये वाले जो हजार्ड जो होते हैं कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि जो ही हजार्ड आपके पास होते हैं यहाँ पर भी आपके पास तीन तरह के हजार्ड आपके पास होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज एसेंशियल हजार्ड। सो एसेंशियल हजार्ड मीन्स इट इज कॉल्ड इट इज caused by unequal delays, right। जब आपके पास जो डिले होता है वो अलग अलग होता है, आपके जो पाथ जो है उसकी लेंथ अलग अलग होती है, तब आपके पास एसेंशियल हजार्ड आपके पास होता है। उसी तरीके से एक हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड, और थर्ड हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड एज पल्स मोड, राइट। ये तीनों चीजें आपको पता होगा, क्लासेस में भी मैंने सब चीजें आपको बताया है, सभी के साथ मैंने शेयर भी किया है। अब इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग इज, सो एसेंशियल हजार्ड में ऑकर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन हैजर एसेंशियल हजार्ड कौन इसको ओकर करता है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी। सी इज द करेक्ट इट इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो आपके पास एसेंशियल हजार्ड होता है दैट मे बी ओकर्ड इन असिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्किंग इन द फंडामेंटल मोड। तो हमारे पास जो फंडामेंटल मोड होता है हम उसको यहाँ से बोलते हैं, राइट। जब भी फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल मोड का मतलब क्या होता है, वन इनपुट कैन बी change at the time after the stable state, right, which is the node which is it is this mode is widely used for the design, right। so fundamental mode आपको यहाँ से पता होगा, right। now so same definition आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास हजार्ड होते हैं, so we have majorly three type of hazard हमारे पास है। the first one is called as static zero hazard, the second will be static one hazard and the third one will be called as dynamic hazard। okay, अब इन द सेम वे जब आप हजार्ड की डेफिनेशन आप देखेंगे, जब भी आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट आपके पास होते हैं तो इजीली आप इसको रिमूव किया जा सकता है। दूसरा, जो आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसको भी आप इजीली सॉल्व किया जा सकता है, राइट। इट कैन बी अवॉइडेड बाय इंप्लीमेंटिंग द सर्किट विद एसआर लैचेस, राइट। अब उसको हजार्ड को हम लोग रिमूव किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जो थर्ड हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल हजार्ड। सो अनदर टाइप ऑफ हजार्ड में ऑकर इन asynchronous sequential circuit is called as essential hazard. This type of hazard is called by unequal delay। अगर आपके पास unequal delay है, ठीक है, जहां पर जो पाथ की लेंथ अगर अलग आपके पास है तो वहां से आपके पास एसेंशियल हजार्ड आपके पास होते हैं और इसको रिमूव करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है।
राइट तो ये थर्ड आपके पास था विच इज कॉल्ड एज एसेंशियल हजार्ड। अब जब मैं एसेंशियल हजार्ड की बात करता हूँ, सो एक डेफिनेशन यू कैन सी इट इज कॉज्ड बाय अनइक्वल डिले अलोंग 2 और मोर पाथ, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पाथ आपके पास है, राइट जो एक ही इनपुट से आपके पास है बट उनका पाथ की डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, तो उस केस में आपके पास अनइक्वल डिले आपके पास आता है। एंड इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एडिंग रेंडेंट गेट्स, यानी कि आप और एक्स्ट्रा गेट को बनाने के बाद इसको जनरली आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ओके इन द सेम वे सेकेंड आपके पास होता है विच इज फंडामेंटल मोड, राइट सो वन इनपुट कैन बी चेंज एट अ टाइम आफ्टर स्टेबल स्टेट, राइट जो थर्ड हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज पल्स मोड, राइट इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, सी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम डिजिटल लॉजिक, और डिजिटल लॉजिक में हमारे पास पूछा गया है कि आपके पास जो टी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या होगा, राइट ध्यान दो जब मेरे पास टी फ्लिप फ्लॉप है, सो दिस इज representing T flip flop. In the same way, we have a state which is Qn. In the same way, we use something Qn plus 1. वो next state आपके पास यहाँ से आता है। Okay? तो जब भी मेरे पास whenever I have these combinations, तो सारे combination लोग लेते हैं। So the combinations can be 0 0. This is 0 1. This is 1 0 as well as 1 1. Okay? So whenever we have 0 0, तो देखो जब भी आपके पास जो टी फ्लिप फ्लॉप है, तो जब भी इनकी वैल्यू 0 है, जो भी इनपुट था वही आपके पास आउटपुट रहेगा, ये काम नहीं करेगा, राइट यानी व्हेनेवर टी की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो आउटपुट विल बी 0 एज वेल एज इट कैन बी 1, जो सेम वैल्यूज है वही आपके पास यहाँ पर रहेगा। लेकिन जहां पर भी इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, उस केस में जहां पर 0 था 0 की जगह 1 हो जाएगा, और जहां पर 1 था इट इज गोइंग टू बी 0, तो 0 यहाँ पर आपके पास आएगा। अब उसी केस में इसी प्रदर्शन से आप देखोगे कि जब भी मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी वैल्यू 1 2 जगह पर है, एक तो इस जगह पर है, ये वैल्यू कौन सी है आपके पास, दैट इज टी कॉम्प्लीमेंटेशन एंड क्यू एन, और इसकी जो वैल्यू आपके पास है दैट इज टी एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंटेशन। जब दोनों को आप ऐड करेंगे सो यू कैन से टी ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी कॉम्प्लीमेंटेशन क्यू एन प्लस टी एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंटेशन विच इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन भी हम इसको यहाँ से बोल सकते हैं, राइट तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की तरफ से यू कैन फाइंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो यू कैन से ए इज द करेक्ट आंसर, ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। अब इसी आंसर को टेबल को डायग्राम को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एन एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। तो उसके केस में इनकी जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उसके केसेस पे आप यहाँ से के मैप भी आप बना सकते हैं, और के मैप की जो वैल्यूज आपके पास होंगी जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि एक्सॉर के इक्वल है। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग इज सपोज x एंड y आर टू इंटीजर वेरिएबल्स, आपके पास दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, द वैल्यूज दैट वी हैव इज 0 x 5 a b 6 and the second one is 0 x 6 1 c and d, okay respectively. The result in hex, तो hex मतलब hexadecimal of applying the bitwise operator, right? अब ध्यान दो इस पूरे क्वेश्चन में ना इन्होंने bitwise तो बोला है, लेकिन bitwise इन्होंने बताया नहीं है कि bitwise का मतलब क्या है, इज इट एंड bitwise या फिर ये और है, वो इस क्वेश्चन में नहीं गया गया है, राइट तो अगर नहीं गया है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं शायद ये एंड को ही यूज कर रहे हैं, कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये हमने एंड करना है या फिर और करना है, हमें नहीं पता। ओके और सेकेंडली ये जो आपके पास दिखा रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ हेक्साडेसिमल। जब भी आपके पास हेक्साडेसिमल है तो उस केस में हम इसकी वैल्यूज को हम 4 बिट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं पहली वैल्यू को हम चेक करते हैं, पहला वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 1 0, राइट एंड दिस इज 0, तो ये आपके पास 4 बिट हो गई, राइट विच इज 4 + 2 6 आपके पास होगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग b, राइट तो आपके पास जो होगा वो यहाँ पर b होगा,
ओके, बी की जो आपके पास वैल्यू रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 1011। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ए जो है वो होगा 10 और बी होगा 11, राइट? तो इसकी वैल्यू जो होगी 1011। उसी तरीके से फिर आपके पास ए है, ए की वैल्यू आपके पास होगी दैट इज गोइंग टू बी 1 एंड 0 1 0 इसकी वैल्यू आएगी, और 5 सो इट इज 0 1 0 1 इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सभी बिट्स को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है विच इज B1CD, राइट? तो जब भी D आपके पास है, D की जो वैल्यू है विच इज 14, राइट? तो यानी कि आई मीन टू से इसकी जो वैल्यू आपके पास है D की, आई थिंक इट इज 1101, तो उसकी वैल्यू जो आपके पास होगी दैट इज 1101। उसी तरीके से जब आपके पास C है, राइट? C की जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज 1100 और 1 है, 1 की वैल्यू आपके पास होगी 0001 और 6 आपके पास है सो विच इज 0110। ओके, ये सभी वैल्यूज को हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, अब हमें इन सबके केस में हमें बिटवाइज किया गया है, तो हम एज्यूमिंग, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये शायद एंड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो मैंने इसको 0 रिप्रेजेंट किया, दिस इज ऑल्सो 0, इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये जो है दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये भी आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है, ये जो है ये भी 0 है, ये भी 0 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 एंड देन वी हैव 0, राइट? ये वैल्यू आपके पास होंगी। अब इनकी जो भी वैल्यूज हैं हमें इसको 4 बिट्स से ही हमको रिप्रेजेंट करेंगे। सो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग 8, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 and this is representing 4, right? So it is 4081, right? So which is representing option number B. B जो है वो इसका सही आंसर है, right? I hope you understand this. आप इसको इजीली समझ सकते हैं। Okay, clear? So it is clear. Now let us solve the next question. So इसकी definition भी आप यहाँ से देख सकते हैं। What is the correct जो calculations हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। Okay. Now let us see the next question. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग के ऊपर है और ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि आपकी दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले, सबकी प्रेसिडेंस क्या है, जो भी ऑपरेटर आपके पास है, जैसे आपके पास मैं बोलता हूं प्लस प्लस बी, राइट, वेयर बी इज ए वेरिएबल, राइट, तो इसकी जो वैल्यूज है, तो एक आपके पास होता है दैट इज प्री एडिशन, राइट, और दूसरा होता है आपके पास पोस्ट। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, जो भी ऑपरेटर्स आपके पास है, जैसे मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, इन दिस इज डिवीजन, राइट। सो मैं फिर से बोलता हूं, सो व्हेनेवर यू हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट है, इट इज लेफ्ट टू राइट। ओके, उसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रेसिडेंस आपके पास आता है दैट इज प्लस एंड माइनस, इन दोनों केस में इनकी प्रेसिडेंस भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये भी आपका लेफ्ट टू राइट है, ये भी यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है। ओके, और तीसरी चीज, जो भी ऑपरेशंस आपके पास है, जैसे यहाँ पर ये एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, उसी तरीके से ये भी एक ऑपरेशन यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों की प्रेसिडेंस भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है विच इज सफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन, राइट। तो जब भी आपके पास पोस्ट फिक्स है या फिर सफिक्स है, उन दोनों केस में अगर इंक्रीमेंटेशन है या डिक्रीमेंटेशन है, उसकी एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, राइट। और ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रीफिक्स, राइट। देखो पहला क्या हो गया आपके पास, दैट इज पोस्ट फिक्स, ये पोस्ट फिक्स है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स। अब ध्यान दो, जो पोस्ट फिक्स की जो प्रेजेंट जो इसकी प्रेसिडेंस जो है वो ज्यादा है, राइट। पोस्ट फिक्स की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीफिक्स। ओके, पहली चीज आपको यहां से पता होना चाहिए। ओके, अब है उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं, जैसे आप यहां से देख सकते हो प्लस एंड माइनस, दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है।
उसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस एंड डिवीजन, इन दोनों के प्रेसिडेंस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इट इज ऑल्सो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट। तो अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट, दोनों समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है क्या, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, हमने क्या बोला, हमने पहले एक वेरिएबल हमने बनाया आई की वैल्यू आपके पास होगी 4, उसके बाद आपके पास है जे की वैल्यू भी आपके पास 3 है, उसके बाद हमारे पास k है और k की वैल्यू भी आपके पास 0 होगी, ओके। तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू प्लस प्लस आई माइनस 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 जे प्लस दिस इज आई प्लस प्लस माइनस 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 जे प्लस जे प्लस प्लस, राइट। ये एक्सप्रेशन आपके पास है। अब पूरी एक्सप्रेशन में ना हमारे पास कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। ये क्या है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्या है, राइट, दिस इज ऑल्सो आइदर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, राइट। उसी तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हो, वो यहां पर भी आपके पास हो रहा है और ये भी आपके पास हो रहा है, राइट। यानी कि ये जो ऑपरेशन पहली बार जो दिखा रहा है वो प्री, आई मीन दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्री, राइट, ये भी आपके पास प्री है, और ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग पोस्ट, राइट, और ये आपके पास प्री है और ये जो है ये भी आपके पास पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंडली यहां पर भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों जो है इनकी प्रेसिडेंस एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, यानी कि पहले लेफ्ट को एग्जीक्यूट करेंगे फिर राइट की तरफ हम लोग करेंगे। सो इट इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, राइट। कहने का मतलब है सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। पहला आपके पास क्या है, प्लस प्लस आई, यानी कि पहले इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर 5 करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 5, राइट। माइनस, ये माइनस माइनस जे है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी 2, तो 2 यहाँ पर आएगा, ओके। फिर इन दोनों का अगर माइनस करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपके पास 3 निकलेगी, राइट। उसके बाद जब इसको चेक करेंगे, ये आई प्लस प्लस है यानी कि पोस्ट है, यानी कि पहले इसकी वैल्यू को हम 5 डालेंगे और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी, फिर इन दोनों की जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी 8, तो यहाँ पर 8 आएगी। 8 के बाद माइनस आप करेंगे, फिर माइनस माइनस जे है यानी कि प्री है, राइट, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी, तो इसकी जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे दैट इज 1, राइट। 8 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 7, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास 7 आएगी। 7 प्लस जे प्लस प्लस, राइट, ये आपके पास पोस्ट है, यानी कि जे की वैल्यू आपके पास 1 आएगी और फिर इसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी 8 इसकी वैल्यू होगी, और जो 8 वैल्यू है वो k के अंदर सेव होगा, यानी कि द वैल्यू इज गोइंग टू बी 8 यहाँ पर निकलेगा, ओके। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज कि इनकी वैल्यूज क्या है। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू है आपके पास 6, यानी कि यहाँ पर मैच हो रहा है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j की वैल्यू है आपके पास 2 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। उसके बाद है k की वैल्यू है आपके पास 8, इसी वजह से C इज द करेक्ट आंसर, जो C है वो इसका सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट, आपको ये समझ में आया होगा, ओके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी कंपैरेटिवली काफी इजी है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन C। आपके पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज 2 into 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और उसकी प्रेसिडेंस क्या है, ओके। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, बट ये लेफ्ट टू राइट है, यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे। सो 2 into 3 इज गोइंग टू बी 6, और 6 के बाद जब हम 4 करेंगे तो इसकी जो एक्चुअली वैल्यू रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 1, वो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। रीजन क्या है, द ओनली रीजन हियर इज क्योंकि ये 6 है, वो भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आपके पास निकलेगा। ध्यान दो, ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, राइट, ये फ्लोटिंग
नहीं है, ये सिर्फ इंटीजर है। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। जब इंटीजर टू इंटीजर का जब डिवीजन आप करोगे तब भी आपको इंटीजर ही यहाँ से आएगा। माइनस अगर इस तरीके से आप चेक करोगे इन दोनों के प्रेसिडेंस, राइट, यहाँ पर भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। जब इनके प्रेसिडेंस यहाँ पर सेम है तो इस केस में भी 3 डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0, राइट, बिकॉज 3 डिवाइड बाय 4 जो है दोनों इंटीजर है, रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगा। सो दैट इज वाई द रिजल्ट इज गोइंग टू बी 1। तो जो आपका आउटपुट रहेगा वो यहाँ पर 1 आएगा। इसी वजह से B इज द करेक्ट आंसर। B जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है वो C++ के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर पूछा गया है, अ फंक्शन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन इज अबाउट द फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है। इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच ऑपरेटर, दिस इज द ब्रैकेट्स, इज अ मेंबर फंक्शन। दूसरा है इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच ऑपरेट दिस सिंबल in a members function, it is a pointer, and the fourth one is a member function class, right? So the correct answer here is A जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। So you can say a function object or a function is any type that implements operators, और जो ऑपरेटर हमारे पास होता है that is brackets, right? This operator, जो भी हमारे पास जो ऑपरेटर हमारे पास होता है, it is referred as the कॉल ऑपरेटर। हम लोग यहाँ से कॉल ऑपरेटर को जनरली हम यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। और इसी वजह से इसकी जो डेफिनेशन है आप यहाँ से देख सकते हो। पूरी डेफिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको पूरा कंपैरेटिवली मैं आपके यहाँ से बताता हूँ, राइट। सो यू कैन से द फंक्शन ऑब्जेक्ट और अ फंक्टर इज एनी टाइप दैट इंप्लीमेंट्स द ऑपरेटर, राइट। ये ऑपरेटर आपके पास है, जो ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर इज रेफर्ड to as the call operator, sometimes the application operator, हम इसको application operator भी हम इसको बोलते हैं। So the C++ standard library uses the function objects primarily as sorting criteria for containers, right? और इसमें अगर आप चेक करोगे तो उसका कोड जो आपको मैं यहाँ से रिप्रेजेंट किया ये भी C++ का कोड है। और इसके अंदर भी मैं जब इस फंक्शन को यानी कि जिस ऑपरेटर को जब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इसको भी हम इसको यू कैन सी A इज द करेक्ट आंसर। A इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, नाउ लेट अस सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है और इसके बेस में यू कैन सी द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी। बी जो है वो सही आंसर है। इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो कि जब भी मैं पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जब इसको बोलता हूँ, व्हेनेवर आई से इट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इट मींस पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेट है, इफ यू हैव मोर देन वन स्टेट्स, राइट। सो पॉलीमॉर्फिज्म में जब एक वर्ड हमारे पास होता है पॉली मतलब एक से ज्यादा, और मॉर्फ का मतलब है सॉरी मैं फिर से बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म में जो पॉली का मतलब क्या होता है, इट मींस मेनी, राइट। पॉली मतलब मेनी। और जब भी मैं आपके पास मॉर्फ जब मैं बोलता हूँ इट मींस मीन मल्टीपल मतलब फॉर्म्स, राइट। तो जब भी पॉलीमॉर्फिज्म बोलता हूँ दैट इज मेनी फॉर्म्स, इसको मेनी फॉर्म्स हम इसको बोलते हैं, विच टुगेदर मीन्स many forms, and the polymorphism in C++ when the behavior of the same object or the function in the different context में भी हम इसको यूज किया जाता है। और जनरली जो polymorphism जो हम लोग यूज करते हैं, so it means the runtime identification within a class hierarchy हम इसको जनरली यूज करते हैं। सो यहाँ से अगर पूछा जाए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो यू कैन सी द करेक्ट आंसर विल बी बी। बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको समझ आया होगा। नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ER मॉडल के ऊपर है। तो ER मॉडल पे यू कैन सी द ER मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सो क्वेश्चन इज द ER मॉडल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान दो, जब भी हमारे पास ER मॉडल होता है, सो दिस ER मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला आइडेंटिटीज, दूसरा रिलेशनशिप,
एंड द थर्ड वन इज एट्रीब्यूट्स, राइट। जो तीनों चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन ER मॉडल। इसी वजह से ऑल दीज थ्री आर करेक्ट, राइट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन आर करेक्ट है, ऑल थ्री आर करेक्ट। सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है वो आपका सही आंसर है। आप इसको इस स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। ER मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज आइडेंटिटीज, द रिलेशनशिप among the entity set. The third one is attributes of the entities. So all these three options are correct. तीनों जो है वो यहाँ पर सही होगा। Okay. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन, राइट। जो क्वेश्चन हमारे पास है विच इज स्पेशलाइजेशन, तो दो चीजें आपके पास होती हैं। एक होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन, और जो थर्ड जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, राइट। एक होता है आपके पास स्पेशलाइजेशन, दूसरा होता है आपके पास जनरलाइजेशन, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से वी हैव अ व्हीकल, राइट। आपके पास एक व्हीकल होता है, व्हीकल आपके पास कई तरह की हो सकती है, राइट। जैसे आपके पास कार है, यू हैव अ बस, यू हैव अ ट्रेन, अलग अलग टाइप की आपके पास चीज़ें आपके पास होती है। जब मैं एक सिर्फ बोलता हूँ इज अ व्हीकल, राइट, तो व्हीकल हम उसको जनरलाइजेशन की बात करें। लेकिन जब मैं उसको बहुत स्पेशलाइजेशन की बात करें, यानी कि स्पेसिफिकली मैं सिर्फ एक कार के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हीकल, मैं सिर्फ एक कार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। और जब हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन इज ए टॉप डाउन अप्रोच, राइट। अगर मैं इसको फिर से बोलूंगा, स्पेशलाइजेशन इज ए टॉप डाउन अप्रोच इन विच अ हायर level entity is divided into multiple specialized lower level entities भी हम इसको यहाँ से बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं एग्जांपल से आपको यहाँ से बताता हूँ। सो यू कैन सी व्हेनेवर वी हैव अ व्हीकल, आपके पास एक व्हीकल है, तो व्हीकल में एक व्हीकल के बारे में आपको मेक भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, चेसी भी हो सकता है। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन की तरफ पहुंचेंगे तो कौन सी है स्पेशलाइजेशन, इज इट अबाउट कार और इज इट अबाउट बस और इज इट अबाउट ट्रक, क्या आपके पास है, तो उसको हम यहाँ से बोल सकते हैं। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पर जनरलाइजेशन की बात करता हूँ, जनरलाइजेशन मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ हम यहाँ से पहुंचते हैं। सो व्हेनेवर आई से स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इज ए टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसी वजह से ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है वो आपका सही आंसर है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इट इज अबाउट कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हैज रूल, राइट। हम कंप्लीटनेस के बारे में क्वेश्चन हम जब पूछ रहे हैं, so you can see the completeness constraint specialize whether or not an entity in the higher level entity must belong to an at least one of the lower level entities sets within the generalization and specialization, right। कहने का मतलब है जब भी मैं completeness की बात करते हैं या फिर completeness कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, ये जो टॉपिक है ये भी जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के अंदर ही आपके पास आता है। ओके, तो अगर इस बार देखेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो आपके पास सही आंसर है ये जो है, ये आपके लिए मैंने बताया है। आप मुझे इसकी डेफिनेशन आप चैट पे भी मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट पे भी इसका आंसर आप मुझे देंगे। मैं प्रॉपर डेफिनेशन में आपको यहाँ से बता सकता हूँ, बट जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपके लिए मैं चाहता हूँ ट्राई दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप देंगे। ओके, चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि डिजीमेंटो इज इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूशन। मैं NTA UG सीनेट एग्जाम से काफ़ी साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और मेरी जो हमारा चैनल है बहुत सारी क्लासेस भी आपने यहाँ से देखी होगी। आई होप कि ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। सबसे पहले जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप है, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डिटेल्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए, कुछ डिटेल्स आपको चाहिए अबाउट द कोर्सेज, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस वीडियो के अंदर भी आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।